हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अपकेंद्र बल, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल को एक छदम बल भी कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे स्यूडो फोर्स। और क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा जाता है अपकेंद्र बल को एक छदम बल क्यों कहते हैं। छदम बल होता क्या है, स्यूडो फोर्स होता क्या है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें आभास हो रहा है कि हम पर कोई बल कार्य कर रहा है, जबकि वास्तविकता में कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता, तो इस काल्पनिक बल को हम कहते हैं छदम बल। ठीक है, क्योंकि आभास है, वास्तविकता में कोई बल कार्य नहीं कर रहा। ऐसी ठीक स्थिति आती है जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है। मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो हम जानते हैं कि यदि m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गतिशील है, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r केंद्र की ओर कार्य कर रहा होगा। और हर कण पर जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, इतना अभिकेंद्र बल कार्य करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें उसे आभास होता है कि उस पर इस अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, उसी काल्पनिक बल को, जबकि वास्तविकता में ऐसा कोई बल कार्य नहीं करता, उस काल्पनिक बल को कहा गया अपकेंद्र बल। क्यों कल्पना हुई ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। यदि ये एक घूमती हुई मेज है, मान लीजिए एक ये मेज है जो अपनी अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। इस पर कोई यदि व्यक्ति खड़ा है, यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और उसने कोई सपोर्ट पकड़ी हुई है, तो वो मेज के साथ साथ घूर्णन करता रहेगा उसी कोणीय वेग से। लेकिन यदि उसने कोई सपोर्ट नहीं पकड़ी तो वो बाहर की ओर उस पर एक बल कार्य, यानी वो बाहर की ओर गिर पड़ता है, या उस पर बाहर की ओर एक बल कार्य करने का आभास होता है, जिससे उसे लगता है कि अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ये कारण नहीं। कारण क्या है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उस बल को कह दिया गया अभिकेंद्र बल के विपरीत लग रहा है, तो उसको एक नाम दे दिया गया अपकेंद्र बल। इस बल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया या क्यों नाम दिया गया, ये भी समझ लें। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि हर एक बल के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो वही कल्पना यहाँ की गई कि अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है केंद्र की ओर, तो विपरीत दिशा में बराबर बल कार्य करना चाहिए, जबकि अभी आपको बताया जा रहा है कि ऐसा बल कार्य नहीं करता। क्यों नहीं कार्य करता, क्यों? उसका कारण है कि अभिकेंद्र बल, अभी इससे लास्ट टॉपिक में हमने समझा था, और आप उसको वीडियो में दिए गए लिंक से समझ सकते हैं, जा करके देख सकते हैं कि अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है। उस गिवन कंडीशन में उपस्थित कोई बल अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करने लगता, उसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। और जो वो पहले से बल कार्य कर रहा है, इट इज ऑलरेडी ए बैलेंस्ड फोर्स। मान लीजिए एक वाहन सड़क पर गति कर रहा है और उसके टायर और सड़क के बीच में आवश्यक जो घर्षण बल है वो हमें अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर टायर पर इस डायरेक्शन में भी केंद्र बल कार्य कर रहा है अंदर की ओर, तो टायरों द्वारा सड़क पर उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाया जा रहा होगा। ये चूंकि ऑलरेडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, दीज आर टोटली बैलेंस्ड फोर्स, तो इसीलिए कोई ऑलरेडी नया बल कार्य नहीं करा। इस अंदर वाले बल ने अभिकेंद्र बल की तरह कार्य किया और आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर दिया। इसी तरीके से हम देखें कि यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है वृत्ताकार या लगभग वृत्ताकार कक्षा में, तो सूर्य के द्वारा उस पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आवश्यक अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य कर रहा है या आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि जितना सूर्य उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता, उतना वो ग्रह भी सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर लगाता है। तो ये फोर्सेस ऑलरेडी बैलेंस्ड फोर्स हैं, कोई नया फोर्स कार्य ही नहीं कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई विपरीत दिशा में बल कार्य नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल्स खाली आपको इसलिए समझाने के लिए कहे गए हैं कि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि रियलिटी में ऐसा कोई बल कार्य नहीं करता। तो ऐसे आभासी बल, चूंकि एक अपना आप में आभासी बल है, इसीलिए कहा गया इसको छदम बल। अब आभास भी क्यों हो रहा है उसको समझ लेना जरूरी है।
अगर व्यक्ति घूमती हुई मेज पर खड़ा है और घूम रही है मेज ओमेगा कोणीय वेग से, तो उसके शरीर का निचला हिस्सा जो डायरेक्ट मेज के कांटेक्ट में है वो तो गतिशील हो जाता है मेज के साथ साथ आगे की ओर। जो ऊपरी सिरा है वो अपने विराम के जड़त्व के कारण उसी स्थिति में बना रहता, शरीर आगे चला गया और वो पीछे की ओर गिर रहा है, तो उसे आभास हो रहा है कि उस पर एक बाहर की ओर बल कार्य कर रहा है। इसी तरह जो सिंपल झूला होता है, यदि उसकी रस्सियों को आपने पकड़ रखा है तो आप झूला के साथ साथ गतिशील रहेंगे, अगर रस्सियों को छोड़ दे तो आप पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो एक्चुअल में वहाँ पर भी यही रीज़न है कि जब तक आपने रस्सियाँ पकड़ी हैं तो शरीर का निचला हिस्सा जो झूले के डायरेक्ट संपर्क में है और हाथ से रस्सियाँ पकड़ने के कारण शरीर का ऊपरी हिस्सा भी संपर्क में आ गया है, तो वो साथ साथ झूले के गति कर रहा है। लेकिन अगर हम रस्सियाँ हाथ से छोड़ देते हैं तो केवल शरीर का निचला हिस्सा जो झूले के सीधे संपर्क में है वो तो झूले के साथ आगे गति कर जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। तो एक्चुअल में उस पर ये जो आभास हो रहा है वो जड़त्व के गुण के कारण हो रहा है, ना कि कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है। लेकिन फिर भी इस काल्पनिक बल को कहा गया छदम बल। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि अनेक वृत्तीय गतियों में ऐसा आभास होता है कि व्यक्ति या वस्तु पर एक बल अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में बाहर की ओर कार्य कर रहा है। यह आभासी बल अपकेंद्र बल कहलाता है। अपकेंद्र बल कहलाता है। अब चूंकि ये आभासी है इसीलिए इसको छदम बल कहा जाता है। आभासी बल के कारण ही अपकेंद्र बल को छदम बल कहते हैं। इसको हम अपकेंद्र बल को छदम बल कहते हैं। अपकेंद्र बल के आभास का कारण वस्तु का जड़त्व का गुण है। तो जो ऐसा आभास होता है वो उसके जड़त्व की प्रॉपर्टी के कारण आभास होता है, ऐसा कोई वास्तविक बल वहाँ पर कार्य नहीं करता। इसी के ऊपर आधारित एक उपकरण है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अपकेंद्रित्र। अपकेंद्रित इट मीन्स सेंट्रीफ्यूग। हाँ, ये अपने आप में एक ऐसा उपकरण है जो किसी द्रव में उपस्थित भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कणों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने आप में एक ऐसा उपकरण है, अगर किसी जगह द्रव में एक से ज़्यादा द्रव्यमान के कण आपस में एक साथ मिले हुए हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से ये वर्क करता है वो समझेंगे हम। तो अपकेंद्रित्र एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग
द्रव में उपस्थित भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कणों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से ये कार्य करता है वो हम समझ के चलेंगे। इसमें एक हमारे पास बर्तन होता है जिसमें एक मुख्य अक्ष रखी जाती है और इसमें वो द्रव फिल कर दिया जाता है जिसमें अलग अलग द्रव्यमान के कण उपस्थित हैं। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दूध यानी मिल्क। जो सामान्य दूध है उसमें दो तरह के कण उपस्थित हैं। एक तो है क्रीम के कण जो हल्के कण होते हैं, अपेक्षाकृत हल्के कण होते हैं, और दूसरा इसे हम कहेंगे अवशेष दूध, जो बाकी रिमेनिंग दूध का पार्ट बचता है, सेपरेटर दूध भी सामान्य रूप से उसको बोल देते हैं। ये हैं भारी कण। इसी की तरह बिल्कुल अगर हम समझें इस एग्जाम्पल को तो दही ले सकते हैं हम। दही में भी दो तरह के कण उपस्थित होते हैं। एक हैं उसमें मक्खन के कण होते हैं जो हल्के कण हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो अवशेष दही, जिसे हम छाछ या मट्ठा कह देते हैं। ये हैं भारी कण। तो दूध में अगर हम सामान्य दूध के एग्जाम्पल से लेकर चलें तो दूध में क्रीम और अवशेष दूध के कण एक साथ एक जगह उपस्थित हैं, लेकिन जब इसे अपकेंद्रित में डाल करके मुख्य अक्ष के परितः घुमाया जाता है, मान लीजिए इसको हम ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करा रहे हैं, तो किसी भी कण पर जो अभिकेंद्र बल कार्य करता है दैट इज F = mr ओमेगा स्क्वायर। अगर किसी एक ही जगह पर उपस्थित कणों की बात की जा रही है तो उसकी रेडियस क्या है, सेम। ओमेगा उसको सामान्य रूप से बराबर कोणीय वेग दिया जा रहा है एक ही जगह पर उपस्थित हल्के या भारी कणों के लिए। तो इसका मतलब है F डिपेंड कर रहा है केवल m द्रव्यमान पर। तो जो भारी कण हैं उनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण उन्हें अधिक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, और हल्के कण जिनका द्रव्यमान कम है उनको कम अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। जब हम घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग से उसको घुमाना शुरू करते हैं उस द्रव को, तो एक ही जगह पर उपस्थित भारी द्रव्यमान के कणों को अधिक अभिकेंद्र बल और हल्के द्रव्यमान के कणों को कम अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है इस सूत्र के अनुसार, जिसके कारण जो हल्के कण हैं वो कम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर यानी अंदर की ओर गति करना शुरू कर देते हैं, और जो भारी कण हैं वो अधिक अभिकेंद्र बल मिलने के कारण बाहर की ओर गति करना शुरू करते हैं, परिधि की ओर। तो जो कण अभी तक एक जगह उपस्थित थे वो विपरीत दिशा में गति करने के कारण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उनको अलग कर लिया जाता है। क्रीम अंदर वाले पार्ट से अलग ले ली जाती है, बाहर निकाली जाती है, अवशेष दूध दूसरे पार्ट से बाहर आ जाता है। इसी तरह दही का अगर लें तो मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, जिसको सरलता से निकाल लिया जाता है, और जो नीचे पार्ट बच जाता है वो छाछ मट्ठा या अवशेष दही बच जाता है। तो इस प्रकार से ये है अपकेंद्रित एक ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल हम द्रव में उपस्थित
अलग अलग द्रव्यमान के कणों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो ये कई बार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही से मक्खन किस प्रकार अलग किया जाता है या दूध से क्रीम किस प्रकार अलग की जाती। तो हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि अपकेंद्रित में दूध को डालकर जब घूर्णन अक्ष के परितः एक निश्चित कोणीय वेग से घुमाते हैं तो F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर सूत्र के अनुसार भारी कणों को अधिक अभिकेंद्र बल और हल्के कणों को कम अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, जिस कारण हल्के कण अक्ष के निकट और भारी कण परिधि की ओर गति करना शुरू कर देते हैं, जिस प्रकार से वो अलग हो जाते हैं और उनको हम अलग कर सकते हैं या अलग कर लेते हैं, या इस घटना के कारण दूध से क्रीम या दही से मक्खन अलग हो जाता। तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपकेंद्रित, और उससे पहले हमने देखा अपकेंद्र बल। तो इसको भी तैयार करिए, कई बार अक्सर पेपरों में पूछा जाता रहा है और अलग अलग तरह से पूछा जाता रहा है। तो इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।